हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी दोस्तों? आज हम चर्चा कर रहे हैं पॉलिटी क्लास 2, जो कि चैप्टर नंबर 2 भी है और ये सीटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। यहाँ पर जो इसका चैप्टर का नाम है वो है विविधता एवं भेदभाव, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो पहला चैप्टर था वहां पर हमने विविधता को डिस्कस किया था। अब यहाँ पर भेदभाव से भी रिलेटेड टॉपिक है जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो विविधता का मतलब होता है जब हम कुछ डिफरेंसेस पाते हैं, चाहे फिर वो किसी प्लेस में आप देखो, जैसे कि कोई धर्म है, कोई खान पान को लेकर देख लो या फिर पोशाक को लेकर देख लो या फिर वहां की जो भौगोलिक स्थिति है उसे देखोगे तो किसी न किसी तरह की भिन्नता देखने को मिलती ही मिलती है। अब जब भेदभाव की बात करते हैं तो आप ऐसा कहीं ना कहीं आपके साथ ये जरूर हुआ होगा कि आपके साथ आपको आपका मजाक बनाया जाता हो या आपको चिढ़ाया जाता हो और आपको मतलब कम फील करवाया जाता हो कि आप मतलब असहाय हो, किसी भी तरह से आप कम हो उन लोगों से। इस तरह जब फील करवाते हैं तो उसे भेदभाव कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम चर्चा करने वाले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ज्यादा इधर उधर की न करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, जिसकी वजह से आपको ज्यादा प्रॉब्लम न हो और आप आसानी से समझ जाओ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो भाषाएं हैं और यहाँ पर किस तरह के धर्म हैं, कितने धर्म हैं, इनके बारे में चर्चा करना ज्यादा जरूरी है। यदि हम इन्हें सब समझते हुए चलते हैं तो आगे चल के इनसे कोई क्वेश्चन बनता है तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए जो संसार है ना, इसमें मुख्यतः पूरे वर्ल्ड में 8 प्रकार के धर्म पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? प्रमुख 8 प्रकार के धर्म होते हैं। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले हैं। जो ये 8 प्रकार के धर्म है ना, इनके मानने वाले जो हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं और यहाँ पर 1600 से ज्यादा भाषाएं हैं, मतलब बोलियां हैं, जो भाषाएं हैं जो कि बोली जाती हैं। यहाँ 100 से ज्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। जो इंडिया में है ना, यहाँ 100 से भी ज्यादा डांसेस होते हैं। क्लासिकल डांस हो गया या फिर और फोक डांस हो गया, बहुत तरह के ऐसे डांस देखने को मिलेंगे जिनमें कि उनकी संख्या की यदि बात की जाए तो वो 100 से भी ज्यादा होते हैं। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही आपको क्लियर किया जाएगा, जिससे कि आपका समय भी बच सके, क्योंकि बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। अब हम पूर्वाग्रह की बात करते हैं कि पूर्वाग्रह आखिरकार होता क्या है। तो जब हमको ये बताया जाए, कोई धारणा हो, उसको मानने के लिए मतलब कि इस तरह की मानसिक स्थिति बना दी जाए कि नहीं ये सही है ये गलत है, तब वहां पर पूर्वाग्रह आता है, मतलब कि प्रेजुडाइज। देखो जब हम प्रेजुडाइज की बात करें तो पूर्वाग्रह जो होता है इसका कैसे मतलब इसको हम कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं ग्रामीण लोगों को लेकर और शहरी लोगों को लेकर। तो उनको थोड़ा सा एक बार चेक कर लेते हैं, फिर हम आपको बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो उसे पूर्वाग्रह कहते हैं, मतलब कि वो धीरे धीरे फिर पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। ज्यादातर यह राय नकारात्मक होती है। जो पूर्वाग्रह होता है ना वो निगेटिव ज्यादा होता है। वो इसलिए निगेटिव होता है क्योंकि वहां पर ना सिर्फ निगेटिव इम्पैक्ट को ही दिखाया जाता है। जैसे जो लड़की होती है उसको कहते हैं हमेशा मतलब कि वो खाना पीना बनाने के लिए, जो घर के कामकाज होते हैं उनको करने के लिए बनी होती है। उसको उससे लड़की जो लड़की होती है उसको कहते हैं कि वो घर के जो काम होते हैं, घर के कामकाज करने के लिए ज्यादा सुटेबल होती है। और वहीं पर यदि ये बात की जाए कि वो एरोप्लेन चलाना चाहती है, वो हवाई जहाज मतलब चला सकती है,
तो ये बात जो है ये कहीं ना कहीं पहले के लोग नहीं मानते थे, और यदि अब ऐसा हो रहा है तो वो लोग इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि लड़कियां हवाई जहाज नहीं चला सकती, ये एक तरह का पूर्वाग्रह है। और यहीं पर यदि ये कहा जाए कि घर के कामकाज जो है लड़के नहीं करते हैं, तो ये उनके लिए पूर्वाग्रह होगा, मतलब घर के कामकाज लड़के करते हैं, इस तरह से बोला जाए तो ये भी एक तरह का पूर्वाग्रह ही होगा। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट कुछ तथ्य दिए हुए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, जो ग्रामीण और शहरी लोगों से रिलेटेड हैं। तो देखिए, जो ग्रामीण लोग हैं इनके बारे में कहा जाता है कि आधे से ज्यादा भारतीय गांव में रहते हैं। ये एक तरह का पूर्वाग्रह है। ये जरूरी थोड़ी ना है कि आधे से ज्यादा जो भारतीय हैं वो गांव में ही रहते हों। और दूसरा देखें तो गांव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते, जैसे कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं जो कि चल रही हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते गांव वाले, यहाँ पर ये बात की जा रही है, जिससे कि ये भी एक तरह का प्रेजुडाइज ही है। फसल की बुआई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटों तक काम करते हैं। ये भी एक तरह का पूर्वाग्रह ही है कि जो फसल के जब बुआई का समय होता है या कटाई का समय होता है, जो पूरी फैमिली होती है गांव की, वो कम से कम 12 से 14 घंटे पर डे काम करती है। इस तरह का यहाँ पर पूर्वाग्रह है। ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरण करने को बाध्य हैं। ये भी एक तरह का पूर्वाग्रह ही है। अब यहाँ पर जैसे क्वेश्चन बन सकता है कि ग्रामीण लोगों के जो पूर्वाग्रह हैं, ग्रामीण लोगों के लिए वो कौन से हैं, इनमें डिफरेंस करने को दिया जा सकता है। अब शहरी लोगों के जो पूर्वाग्रह हैं उनको देख लेते हैं। तो शहरी लोगों का जो जीवन होता है उसको कहा जाता है कि बहुत आसान होता है। यहाँ के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं, वो काम करना पसंद नहीं करते, हमेशा मतलब लेटे ही रहते हैं। उनका जो लाइफ स्टाइल होता है वो बहुत ही आलसी स्वभाव का होता है। इस तरह से ये भी एक तरह का पूर्वाग्रह है। अब नेक्स्ट की बात करें तो शहरों में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। ये भी एक तरह का पूर्वाग्रह ही है। शहरी लोग केवल पैसों की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। ये कहा जाता है कि जो शहर में रहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ में क्या देखते हैं, पैसा देखते हैं, कि सिर्फ पैसा कमाना है, पैसा लाना है। वो लोगों की परवाह नहीं करते हैं, जो कि एक तरह से क्या है, पूर्वाग्रह ही है। शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है। लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने जाने के खर्च में चला जाता है। तो ये भी क्या है, एक तरह का पूर्वाग्रह ही है। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा तो कि आखिरकार पूर्वाग्रह होता क्या है। यहाँ पर मैंने आपको डेफिनेशन मतलब कि इसका अर्थ भी समझाने की कोशिश की कि आखिरकार पूर्वाग्रह है क्या। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। इसे ही पूर्वाग्रह कहते हैं। मतलब कि हमको कोई बात बताई जाती है कि तुम ये नहीं कर सकती हो, और वो हमारे दिमाग में धीरे धीरे जहन कर जाती है और हम उस बात को मान लेते हैं कि ये काम सचमुच हम नहीं कर सकते, तो उसे पूर्वाग्रह कहते हैं। और यहाँ पर जो ये राय होगी वो हमेशा नकारात्मक ही होगी। अभी नेक्स्ट के बारे में बात करें तो जैसे कि लड़की और लड़के में भेदभाव को लेकर बात की जाती है। तो भेदभाव में देखें समाज में इस तरह की स्थिति बनाई गई है कि लड़की और लड़के में भेदभाव उनके मतलब यहाँ पर आप सेक्स और जेंडर को थोड़ा सा देख लेते हैं, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ओके, देखिए जो सेक्स होता है और जो जेंडर होता है, इसकी वजह से हम लड़के और लड़के को डिफाइन करते हैं, बट जो समाज है ना वो दूसरे ही कैटेगरी से
लड़के और लड़के को डिफाइन करता है। तो जो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इनमें जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं तो उसे सेक्स कहते हैं। मतलब कि जैसे देखिए जो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो गए, जब बॉडी में किसी भी तरह का जो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस पाया जाएगा तो उसे सेक्स कहते हैं। और जब जेंडर की बात करते हैं तो ये सामाजिक रूप से जो विशेषताएं होती हैं जो कि समाज के द्वारा बनाई जाती हैं, सोशली कंस्ट्रक्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स। जब हमको समाज के द्वारा बनाए गए जो रूल्स रेगुलेशंस नियम्स होते हैं उनके द्वारा जो विशेषताएं होती हैं उनकी बात करते हैं तो वो जेंडर होता है। और जब हम सेक्स की बात करते हैं तो जो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि आप देख पाओगे कि जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें विभिन्न तरह के डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कि आप बात करें तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यहाँ पर हो सकता है, क्रोमोसोम्स हो सकते हैं या फिर हार्मोन्स हो सकते हैं। तो ये किसको डिफाइन करते हैं? सेक्स को डिफाइन करते हैं। और यहीं पर जब हम जेंडर की बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे कि कहेंगे कि लड़का ये काम नहीं कर सकता, लड़की वो काम नहीं कर सकती है। मतलब समाज के द्वारा जो रूल्स रेगुलेशंस बना दिए जाते हैं जब उनको माना जाता है तो फिर उन मानदंडों और जो भूमिकाएं होती हैं जब उन्हें माना जाता है तो फिर उसे जेंडर कहते हैं। यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं लड़के और लड़की में जो भेदभाव है उसको लेकर हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत ऐसी मतलब स्टेरियोटाइप्स की जो फॉर्मिंग होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है जब हम समाज में देखते हैं। तो आपको इस तरह के भेदभाव कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाते हैं। तो समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह के भेदभाव किया जाता है। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का या एक लड़की होने का अर्थ क्या होता है? जब हम यहाँ पर जैसे कि अभी यहाँ पर आपको बता दिए गए हैं कि जब बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर रहे होंगे तो मेन के अलग होंगे, वुमेन के अलग होंगे। बट वहीं पर जब जेंडर की बात आएगी तो वहां समाज के कुछ भूमिकाएं होती हैं, कुछ मानदंड होते हैं जिनकी वजह से जो मेन एंड वुमेन होते हैं उनको अलग अलग डिफाइन किया जाता है। अभी आगे डिस्कस कर रहे हैं। अभी देखो जैसे कि यहाँ पर लड़के रोते नहीं हैं ऐसा कहा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। लड़के में भी उतने ही इमोशंस होते हैं जितनी लड़कियों में, लेकिन लड़कों को शुरू से ये बता दिया जाता है, जो पुरुष होते हैं आमतौर पर लड़कों और पुरुषों के साथ ऐसा जोड़ा जाता है, उनको पहले से ऐसा फील करवाया जाता है कि लड़के रोते नहीं हैं। इस वजह से जब वो बचपन में ये सारी चीजें देखते हैं और उनको ये भी मतलब ऐसा लगता है कि सचमुच यदि हम ऐसा करते हैं, हम रो रहे हैं यदि, तो हमको बहुत ही ज्यादा बुरा फील करवाएंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, लड़के नहीं रोते हैं। और वहीं पर लड़कियों को देखोगे तो लड़कियों को रोने में किसी भी तरह का कोई बाउंडेशन नहीं होता है। लड़कों को कहा जाता है कि आप बहादुर हो, इस वजह से आपको नहीं रोना चाहिए, और ये एक निगेटिव इम्पैक्ट के रूप में बताया जाता है। जबकि आप ये देखिए कि जो लड़की होती है और लड़के होते हैं उनमें जो इमोशंस होते हैं ना वो सेम होते हैं। किसी के ज्यादा सामने निकल कर आते हैं और किसी के कम निकल कर आते हैं। जहां पर ये बताया जाए कि नहीं लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसे होती हैं, तो वो समाज की जो मान्यताएं होती हैं उसे हम जेंडर के
रूप में यहाँ पर देखेंगे। अब रूढ़िबद्ध धारणाएं क्या होती हैं, किस तरह से इन्हें बनाया जाता है। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मिंग स्टेरियोटाइप्स, मतलब कि हम किसी के बारे में यदि कुछ कह देते हैं कि ये इस तरह का होना चाहिए, ये इस तरह का है, ये बदल ही नहीं सकता है, तो वहां पर फिर रूढ़िबद्ध धारणाएं आ जाती हैं। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ लोग मिल ही जाते हैं, इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं, पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। जैसे कि हमको पता चलता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी निगेटिव पर्सन होते ही होते हैं जिनकी वजह से हम पूरे समुदाय को, जो पूरा उनका ग्रुप होता है, उसको ये कहते हैं कि नहीं, ये सारे के सारे इसी तरह के हैं, जो कि गलत है। तो उसी को बोलते हैं मेकिंग स्टीरियोटाइप। अब यहाँ पर अभी जैसे कि जो रूढ़िबद्ध धारणाएं होती हैं, ये यहाँ पर बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती। इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसा काम करने से रोकती हैं। जब ये कहा जाता है कि लड़कियां हवाई जहाज, एरोप्लेन को नहीं चला सकती, तो हमको भी अपने ऊपर कहीं ना कहीं शक होने लगता है कि हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतनी काबिलियत नहीं है कि हम क्या करें, हवाई जहाज को चला सकें। तो ये एक रूढ़िबद्ध धारणा ही है जो कि समाज में देखने को मिलती है। अब यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है असमानता एवं भेदभाव। आपको देखने को मिलेगा कि जो इंडिया में जब अंग्रेज लोग यहाँ रहते थे तो बहुत ज्यादा असमानता देखने को मिलती थी और भेदभाव भी देखने को मिलता था। तो अब भी यहाँ पर ये सब चीजें हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं, लेकिन उतनी समय कुछ ज्यादा ही ये सब देखने को मिलता था। तो भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पर भेदभाव मतलब किस तरह से होता है और कब होता है, आखिरकार भेदभाव है क्या? तो भेदभाव एक निगेटिव इम्पैक्ट है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। जैसे कि पहले इस तरह था कि जो दलित होते थे उन्हें अछूत कहा जाता था और उन्हें नीचा दिखाया जाता था, उनको कुछ काम बांट कर रख दिए जाते थे कि आप बस इन्हीं को कर सकते हो, इनके अलावा यदि आप कहीं दूसरे कार्य को करते हो या फिर कोई प्लेस है जैसे कि मंदिर हो गया जहां पानी पीने का रहता था, कुआं हो गया, वहां पर यदि वो लोग जाते थे तो उनके साथ जो व्यवहार होता था वो बहुत ही बुरा होता था। तो उनको नीचे दिखाने की पूरी तरह से कोशिश की जाती थी। तो यहाँ पर इसे भेदभाव कहेंगे। अभी यहाँ पर ये भेदभाव के मामले में एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है जो कि है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब से रिलेटेड, जिसे हम चर्चा करेंगे आगे चलकर। अब ये जो भेदभाव होता है इसका सामना कैसे लोग करते थे उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग तरह के काम करते थे, जैसे कि पढ़ाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बढ़ईगिरी, खेती एवं बुनाई आदि। तो ये सारे काम लोग करते थे और उनमें से कुछ काम ऐसे होते थे जो कि गंदे और अपवित्र माने जाते थे। तो उन कामों को जो और दूसरी जाति होती थी और जो बड़ी मतलब कि जो दूसरी जातियां हैं वो दूसरी जाति को
नीचे दिखाती थी, उनको नीचा मानती थी कि ये अछूत हैं, दलित हैं, और उनको वो काम करने को देते थे जो गंदे और पवित्र माने जाते थे, और जो अच्छे काम होते थे उनसे उन्हें दूर रखा जाता था, जिससे कि ये भेदभाव का सामना लोग करते थे और बहुत ही ज्यादा ये सब देखने को भी मिलता था। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर भीमराव अंबेडकर साहब, इनको जैसे कि ये बहुत बड़े विद्वान, ज्ञाता और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लिखने वाले रहे, बट इनके साथ भी बहुत ही ज्यादा जातियां हुई जिन्हें इन्होंने बहुत ही ज्यादा फेस किया। तो उन्हीं के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि जो भीमराव अंबेडकर साहब की पहले बायोग्राफी को देख लेते हैं। इनका जन्म 1891 को हुआ था और इनकी जो डेथ हुई थी वो 1956 को हुई थी, और ये भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। तो जो भीमराव साहब थे वो दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते थे। वो जिस जाति से बिलोंग करते थे वो महार जाति थी, और ये महाराष्ट्र में जन्मे थे, तो महार जाति जो थी वहां की निम्न जाति थी, जिससे कि जो छोटे काम होते थे उन्हें ही करवाया जाता था, और यहाँ तक कि इनको गांव में भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, ये बाहर ही बाहर रहते थे। अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। इन्होंने अपनी स्टडी जो की थी वो पहले ऐसे पर्सन निकले जो कि कॉलेज में पढ़ाई किए थे, और अपनी जो वकील बनने के लिए ये थे, इन्होंने अपनी जो स्टडी कंप्लीट की वो इंग्लैंड में जाकर कंप्लीट की। बट इनके साथ भी बहुत ही ज्यादा ये सारी जो छुआछूत भेदभाव वाली बातें थी, इनको बहुत ही ज्यादा देखने को मिली अपनी जिंदगी में। यहाँ पर इन्होंने एक स्टोरी बताई हुई है कि जब वो 9 साल के थे, तो समय था 1901 का, और वो 9 साल के थे, महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिताजी से मिलने गए थे। किससे मिलने गए थे? अपने पिताजी से। बड़ी देर इंतजार करने के बाद वहां एक स्टेशन मास्टर आता है जो कि ये समझता है कि ये कोई मतलब ब्राह्मण परिवार से हैं, जिसकी वजह से इनको बैठालता है, पूछता है कहाँ जाना है। बट उसी समय भीमराव अंबेडकर साहब अपनी कास्ट बता देते हैं कि वो उनकी जो कास्ट है वो थी महार जाति, उसे बता देते हैं, जिसकी वजह से वो इस तरह देखने लगता है जैसे कि बहुत ज्यादा घृणा कर रहा हो, और अचानक से ही उसका पूरा जो बिहेवियर था, व्यवहार था, वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है, जो स्टेशन मास्टर है। और ये बाद में इनको जाना था अपने पिताजी के पास, तो इन्हें कोई सवारी नहीं मिलती है, और ये दुगना पैसा भी दे रहे थे कि हमको किसी तरह से छोड़ दिया जाए, पर फिर भी जो गाड़ी वाले थे वो कोई नहीं बैठाना चाह रहे थे इनको। ये एक स्टोरी है जो कि भीमराव अंबेडकर साहब जी से जुड़ी हुई है, जिसमें ये भेदभाव दिखाया जाता है कि वो किस तरह से भेदभाव का सामना करते हुए आए हैं। अब यहाँ पर समानता के लिए संघर्ष, तो ब्रिटिश शासन से आजादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलितों, औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसा कि पहले भी बात हुई, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि उन्हें पुरुषों की तरह स्टडी करने के लिए छूट दी जाए, क्योंकि पहले जो महिलाएं थी उनको पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था, वो शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकती थी क्योंकि उनको अधिकार ही नहीं दिया गया था, जिसकी वजह से उन्होंने संघर्ष किया और फिर शिक्षा का अधिकार लिया। इसी तरह से जो किसान थे और जो दलित थे, उन्होंने जमींदारों से ये हक मांगा कि उनकी ऊंची ब्याज की दर से उन्हें छुटकारा दिया जाए। ये भी समानता के लिए एक तरह का संघर्ष ही था।
1947 में भारत जब आजाद हुआ और एक राष्ट्र बना तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। जैसे कि उतनी समय जो भारत था, यहाँ पर जब भारत आजाद होने वाला था तो बहुत सारी असमानताएं देखने को मिल रही थी। तो जब संविधान बनाया गया तो यहाँ इस बात का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा गया कि क्या सही रहेगा, क्या गलत रहेगा, जिससे कि हम जो ये भेदभाव है इसे दूर कर सकें। और उसी का परिणाम था कि जो हमारा जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, उसमें धर्मनिरपेक्ष की बात की गई है, जिसकी वजह से सभी लोग अपना धर्म मानने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। वो किसी भी तरह का धर्म मान सकते हैं और किसी को ये बात नहीं किया जाएगा कि नहीं आपको ये धर्म मानना है, आपको इस तरह से रहना है, इसलिए ये छूट दी गई है। तो ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और आप अपने कमेंट करके भी बताइएगा कि क्लास को और कैसे इंटरेक्टिव बनाई जा सकती है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको जो सीटेट से रिलेटेड नोट्स हैं वो प्रोवाइड की जाए और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।